नमस्कार। हमने इसके पहले के वीडियो में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात की थी और उसमें हमने थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में इस सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार जॉन लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक, जो कि हॉब्स की तरह ही इंग्लैंड का रहने वाला चिंतक था और इसका जो कालक्रम था वो 1632 से लेकर के 1704 के मध्य था, यानी 17वीं शताब्दी का यह चिंतक था। जॉन लॉक यद्यपि कि माना जाता है कि यह हॉब्स की तरह एक तार्किक चिंतक नहीं था, यह एक सामान्य बुद्धि का चिंतक था। He was the philosopher of common sense, सामान्य बुद्धि का चिंतक। यानी यदि हम इनके चिंतन में हॉब्स की तरह यदि तार्किकता और लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद उस तरह के तर्क बुद्धि या तर्क क्षमता का अभाव दिखाई देगा। लेकिन लॉक ने अपने इस पूरे सिद्धांत में अपनी सामान्य बुद्धि से अपने इस सिद्धांत का विकास किया और न सिर्फ राज्य की उस अवधारणा को कैसे अस्तित्व में आया या राज्य क्यों बना, न सिर्फ इसके पड़ताल की तरफ जाता है या इसका अन्वेषण करता है, अपितु अपने इस अन्वेषण के दौरान जिन सिद्धांतों और जिन प्रकल्पनाओं का वह प्रयोग करता है उसमें वह एक वैश्विक जो चिंतन है, जो आज एक महत्वपूर्ण चिंतन ही नहीं बल्कि यदि ये कहें कि एकमात्र ऐसा चिंतन जो कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को आज प्रभावित किए हुए उदारवाद, उसका भी प्रतिपादन करता है और इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। हम आगे जब देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वह उदारवाद के उन सिद्धांतों या उन प्रकल्पनाओं का विकास करता है या कैसे अपने सिद्धांत या अपने उस राज्य के अवधारणा या राज्य के बारे में बात करते हुए मानवीय स्वभाव का विश्लेषण करते हुए कैसे उदारवाद के उन मूलभूत सिद्धांतों की बात करता है जिसके कारण उसे हम उदारवाद के जनक के रूप में देखते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि किसी भी चिंतक या किसी भी चिंतन पर उसकी सामाजिक परिवेश, उसके पारिवारिक परिवेश, उसके व्यक्तिगत जीवन, उसका जो राष्ट्रीय फलक है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, आसपास का समाज है, इन सब का एक इंटरप्ले या यूं कह लें कि इन सभी का एक सामूहिक और सम्मिलित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या निश्चित तौर पर उस पर पड़ता है। वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उसकी चिंतनशीलता को, चिंतन धारा को प्रभावित करता है। हमने हॉब्स के चिंतन विश्लेषण में यह देखा था कि कैसे उस समय की परिस्थितियां उसके चिंतन को प्रभावित करती हैं और वह कैसे मानवीय स्वभाव का विश्लेषण करता है। जब हम सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों की तरफ देखते हैं तो जॉन लॉक भी थॉमस हॉब्स की तरह ही उन अवधारणाओं की मदद लेता है, उन अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए एक उस मार्ग को
देखता है जिस पे चल करके थॉमस हॉब्स ने उस सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विकास किया। लॉक भी हॉब्स की तरह ही मानवीय स्वभाव का विश्लेषण करता है, मानवीय स्वभाव की बात करता है। हॉब्स की तरह ही उस मानवीय स्वभाव के आधार पर किस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था होगी, यानी प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। वह प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होगी। कौन से प्राकृतिक कानून प्रभावी होंगे या कौन से प्राकृतिक कानूनों के आधार पर उस प्राकृतिक अवस्था का संचालन होगा, इसकी बात करता है। उस प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए कुछ जो प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के पास नैसर्गिक रूप से निहित हैं, उन अधिकारों की बात करते हुए, उन जो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हुए फिर सामाजिक अनुबंध की बात करता है। तो हम इस चिंतन को समझने की कोशिश करते हैं, या जो लॉक ने कहा उसको एक बार समझने और जानने की कोशिश करते हैं। जॉन लॉक ने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उसमें जिस आधार पर हम उनके सिद्धांतों को समझ पाते हैं, वो है, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, वो है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी नागरिक सरकार पर दो संधियां या दो अनुबंध, समझौते। जो दूसरी किताब है वह, जिसको कि हम संक्षेप में लेटर्स ऑन टॉलरेशन कहते हैं, फर्स्ट टू फोर लेटर्स ऑन टॉलरेशन। और एक और जो महत्वपूर्ण किताब है वो है, जिसको कि हम संक्षेप में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके द्वारा ही हम लॉ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम हॉब्स के बारे में, जैसे कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की थी, लॉक भी प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। लेकिन इसकी प्राकृतिक अवस्था को समझने से पूर्व हमें यह समझना आवश्यक होगा कि वो व्यक्ति के स्वभाव का किस प्रकार से विश्लेषण करता है, या व्यक्ति के स्वभाव को किस प्रकार से देखता है। लॉक ये कहता है कि मनुष्य में जो कुछ गुण हैं वो एक विवेकशील करता है। विवेकशील है, और दूसरा नैतिक है। मैन इज अ रेशनल एंड इथिकल बीइंग। मनुष्य एक विवेकशील और नैतिक करता है, और जो इसकी विवेकशीलता है वह इसे नैतिक बनाने के लिए प्रेरित करती है।
ये जो नैतिकता है, यह इसका एक नैसर्गिक गुण है। यह नैतिकता व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है, या यूं कह लें कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह उसे नैतिक बनाती है। यानी स्वतंत्रता और नैतिकता में बड़ा एक गहरा संबंध है। और दूसरा वो ये कहता है कि वास्तव में जो हॉब्स जिस प्रकार के मानवी, हम ये देखेंगे पूरे चिंतन में कि लॉक हॉब्स की प्रक्रियाओं का तो अनुकरण करता है, लेकिन वो हॉब्स के उन तमाम जो संकल्पनाएं थी, चाहे वो मानवीय स्वभाव को लेकर के, चाहे वो प्राकृतिक अवस्था को लेकर के, उन सब का वो खंडन करता है, उन सबको रिफ्यूट करता है। यद्यपि कि उसमें वो तार्किकता हॉब्स की तरह नहीं देखी जाती है, लेकिन उसने अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा हॉब्स की उन तमाम संकल्पनाओं का खंडन किया है, और इसी आधार पर वो नैतिकता की बात करता है। दूसरा वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से इतना बुरा नहीं है जितना कि हॉब्स कह रहा है। मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, परस्पर सद्भाव और प्रेम से रहता है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है, वह स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, हमेशा झगड़ा करता रहता है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, वह नैतिक है, वह इथिकल है, तो वह स्वभाव से बहुत अच्छा है, उसका स्वाभाविक गुण है। हम सामान्य तौर पे देखते हैं, कोई आज कोरोना की महामारी फैली हुई है, हम बिना किसी को जाने, बिना किसी भेदभाव के हम यदि मदद के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारी उस मनुष्य की नैसर्गिक गुण है। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, हम उसकी मदद करते हैं, तो हम ये नहीं पूछते कि वो किस जगह का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समूह का है, किस देश का है। कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाते हैं, तो हम ये नहीं पूछने जाते हैं कि उसका रंग काला है, गोरा है, ऊंच है, नीच है। तो ये कुल मिलाकर के ये इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य की अच्छाई उसका गुण है, वो उसकी नैतिकता उसका एक स्वाभाविक गुण है। लॉक इस स्वाभाविक नैतिकता के गुणों की बात करता है। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी चर्चा की थी कि आसपास का परिवेश उसके चिंतन को प्रभावित करता है, तो लॉक का भी चिंतन जो है वह उसके परिवेश से प्रभावित होता है। वह एक चर्च, उसका पिता एक पादरी रहता है, चर्च का परिवेश है, और जो उस समय की इंग्लैंड की परिस्थितियां थी या उसके समाज की परिस्थितियां थी, लॉक एक बेहतर जीवन जीता है। लॉक मनुष्य की अच्छाइयों से रूबरू है, और उस समय इंग्लैंड की स्थितियां अपेक्षाकृत हॉब्स की तुलना में बेहतर थी, और इन आधारों पर वो इन सभी चीजों का विश्लेषण करता है। तो लॉक इस स्वाभाविक मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण करता है, वो ये मानता है कि ये प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति, सद्भाव और सहयोग की स्थिति है। पीस, गुडविल एंड असिस्टेंस, ये परस्पर प्रेम, सौहार्द, शांति, सद्भावना, एक दूसरे का सहयोग, इस तरह की अवस्था प्राकृतिक अवस्था है। और इस प्राकृतिक अवस्था में चूंकि मनुष्य एक नैतिक कर्ता के रूप में उसको देखता है और एक विवेकशील कर्ता भी है, तो मनुष्य की विवेकशीलता
उसे अपने ऊपर शासन करने के लिए एक अधिकार प्रदान करती है। या यूं कह लें कि मनुष्य एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में वह अपने ऊपर शासन करने के लिए, यानी अपनी स्वतंत्रता उसकी जो है वो महत्वपूर्ण है, वह स्वतंत्र है और वह अपने ऊपर शासन करने के लिए, वास्तव में जब वह अपने ऊपर शासन करता है तो वह अपने आप को और ज्यादा नैतिक बनाता है। यानी उसकी नैतिकता और जो विवेकशीलता है वह उसे शासन करने का गुण प्रदान करती है। वास्तविक रूप में वो शासन करने का गुण व्यक्ति के पास सन्निहित है, वह उसका नैसर्गिक अधिकार है। और इस रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वह अपने ऊपर इस प्राकृतिक अवस्था में चूंकि परस्पर सद्भाव, प्रेम और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रहता है और वह शासन करने का गुण उसको नैतिक बनाता है, या उस नैतिक होने के साथ ही वह शासन करता है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है और इस रूप में वह स्वतंत्र रहता है। इस प्राकृतिक अवस्था के साथ जब हम लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, लॉक के द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, तो यह बड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको समझना आवश्यक है। प्राकृतिक अधिकार, लॉक जहां पे हॉब्स सिर्फ जीवन जीने के अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार मानता है, वहां पर लॉक 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहा है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट। अब निश्चित तौर पे ये सवाल उठते हैं कि जीवन की बात तो समझ में आती है कि जीवन होगा तो ही सारी चीजें होंगी और सारी व्यवस्थाएं होंगी। स्वतंत्रता भी चूंकि वह व्यक्ति विवेकशील है, नैतिक है, इसलिए वह स्वतंत्रता की बात करता है और जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो नैतिक नहीं होगा। स्वतंत्रता और नैतिकता लॉक का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक इंक्लूजन या प्राकृतिक अधिकारों की जो बात करता है वो है संपत्ति, स्टेट। हम इसको आगे की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वह इन प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करता है और क्यों वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को इन प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित करता है।